क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम्स और ये पार्ट 2 देखेंगे। यहाँ पर एक क्लोजर लुक किसका, द चोलास का। सदर्न की डायनेस्टी है ये हमारी चोलास और इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम उरियूर टू थंजावुर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। चोलास किस प्रकार से पावर में आए ये हम अब देखेंगे। एक छोटी सी फैमिली थी जिसको बोला जाता था मुत्तरय्यर, जो कि कावेरी डेल्टा में पावर को रखती थी। यानी कि कावेरी डेल्टा के पास की जो पावर है वो मुत्तरय्यर नाम की इस चीफ फैमिली के पास थी। एंड ये सबऑर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स को। कांचीपुरम एक जगह है, यहाँ की साड़ियाँ फेमस है, कांचीपुरम साड़ी बोला जाता है। और इस जगह पे पल्लवा किंग्स रहा जाते हैं। पल्लवा एक अलग वंश है, चोला एक अलग वंश है। तो जो पल्लवा वंश के राजा थे उनके अंडर में ये लोग काम करते थे। विजयाला, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttrayur in the middle of the 9th century. अब क्या होता है, ये जो मुत्तरय्यर है इनके पास पावर थी कहाँ, कावेरी डेल्टा में, और ये पल्लवा किंग के अंडर काम करते थे। लेकिन विजयाला नाम का एक इंसान जो कि चोला वंश से था, उरैयूर जगह से, इसने क्या करा, मुत्तरय्यर को हरा दिया 9th सेंचुरी में। ठीक है, अब हरा दिया तो उस जगह की जो कावेरी डेल्टा की पावर थी वो चोलास के पास जाएगी। एंड वहां पर इसने एक टाउन बसाया थंजावुर नाम से और टेम्पल का निर्माण करवाया जिसमें माता की मूर्ति की स्थापना करवाई थी। इन माता का नाम क्या था, निशुम वसुदिनी देवी। ठीक है, निशुम वसुदिनी देवी की मूर्ति रखवाई इस मंदिर में। The successors of Vijayala conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power. अब धीरे धीरे देखते ही देखते जो इसके वंशज आए, मतलब विजयाला के बाद के जो भी राजा आए, उन्होंने अपने आसपास के इलाकों पे कब्जा किया और देखते ही देखते इनका जो साम्राज्य है वो बड़ा होता गया। अभी हमने पल्लवास का देखा था, एक और है पांड्यान। The Pandyan and the Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. और धीरे धीरे चोलास पंड्यान और पल्लवा की भी टेरिटरीज को अपना किंगडम का हिस्सा बनाने लगे क्योंकि चोलास काफी पावरफुल होते जा रहे थे। अगर चोला राजाओं की बात करी जाए तो राजा राजाओं को सबसे शक्तिशाली राजा माना गया है चोला राजाओं में। ये राजा बने थे 1985 में और इन्होंने अपने कंट्रोल को फैलाना स्टार्ट कर दिया। इनको जाना जाता था इनके अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। राजा राजा के बेटे हुए राजेंद्र वन, और इन्होंने भी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने साम्राज्य को फैलाने की पूरी कोशिश करी और फैलाया भी। इन्होंने गंगा वैली, श्रीलंका और बहुत सारे साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है हमारी, यहाँ पर अपनी नेवी को भेजते हुए एक्सपीडिशन किया। अगर आपको पता हो तो हमारे साउथ इंडिया में बहुत स्प्लेंडेड टेम्पल्स है, बहुत अच्छे स्कल्पचर्स हैं। कभी मौका मिले तो डू विजिट, और अगर नहीं भी मिलता है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं कितने साइंटिफिक तरीके से, कितनी अच्छी नक्काशी के साथ ये मंदिरों का निर्माण किया गया है। The big temples of Thanjavur and Gangaikonda Cholapuram, इनको बनवाया गया था राजा राजा के द्वारा एंड राजेंद्र के द्वारा। ये कौन है, चोला डायनेस्टी के राजा हैं। ये बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये मंदिर कहाँ कहाँ बनवाए गए हैं, नाम याद रखिए, थंजावुर और गंगईकोंडा चोलापुरम। ये जो चोला टेम्पल्स थे ये क्या था, सिर्फ मंदिर ही नहीं थे। इन टेम्पल्स के आसपास क्या था, सेटलमेंट्स बन गए, मतलब एक न्यूक्लियाई की तरह काम करने लगा, एक सेंटर की तरह मंदिर काम करता था और उस मंदिर के चारों ओर लोग बाग रहने लग गए। तो एक तरह की कॉलोनी मान लो, एक सेटलमेंट बन गया मंदिर के चारों तरफ। अब यहाँ पर और भी सेंटर्स थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के, काफी सारे कारीगर रहते थे। जैसे मंदिर के आसपास कौन हो सकते हैं, नक्काशी करने वाले रह सकते हैं, फूल माला बनाने वाले रह सकते हैं। और ये जो टेम्पल्स थे इनको बहुत सारी दान दक्षिणा मिलती थी, जमीन मिलती थी, बड़ी बड़ी धनराशियां मिलती थी, राजा दे दिया करते थे। और जो पावरफुल लोग होते हैं
होंगे वो दे दिया करते थे। तो जो भी जमीन दी जाती थी इन टेम्पल्स को, उसका जो भी प्रोड्यूस होता था मंदिर के मेंटेनेंस के काम में लगता था और उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो मंदिर की देखभाल में अपना समय देते थे, जैसे पुजारी हो गया, फूल माला बनाने वाले हो गए, प्रसाद बनाने वाले लोग हो गए, कुक हो गए, स्वीपर्स हो गए, साफ सफाई करने वाले, म्यूजिशियंस हो गए, डांसर्स हो गए, है ना। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं temples were not only places of worship, they were the hub of economic, social and cultural life as well. क्या बोल सकते हैं हम दूसरे शब्दों में कि ये जो मंदिर है ये सिर्फ पूजा का स्थान नहीं रह गया है, ये एक पूरा हब बन गया है जहां पर आर्थिक, सामाजिक और कल्चरल, सांस्कृतिक जिंदगियों का एक मिलन जहां पर हो रहा है, एक हब हम कह सकते हैं, वो जगह बन गई है, मात्र वर्शिप की जगह नहीं। Amongst the crafts associated with the temples, the making of bronze images was the most distinctive. देखो तरह तरह के क्राफ्ट होते थे, लेकिन मंदिर में सबसे ज्यादा पसंद करने वाला, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा अच्छा ब्रॉन्ज की मूर्ति बनाना ही था। चोला ब्रॉन्ज इमेजेस आर कंसीडर्ड अमॉन्ग्स्ट द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोला डायनेस्टी के टाइम पे बनाई गई जो ब्रॉन्ज की ये इमेजेस हैं, ये मूर्ति हैं, जैसे साइड में भी आपको दिख रही हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फाइनेस्ट मानी गई हैं, पूरी दुनिया में फाइनेस्ट मानी गई हैं। While most images were of deities, some images were made of devotees as well. ज्यादातर इमेज किसकी बनी गई है? भगवान की, लेकिन कुछ इमेजेस भक्तों की भी बनाई गई हैं। See here, ये आपको एक टेम्पल का पिक्चर दिखाई दे रहा है, टेम्पल एट गंगईकोंडा चोलापुरम। नोटिस द वे इन विच द रूफ टैपर्स, देखो किस प्रकार की रूफ बनाई गई हैं। साउथ इंडिया में इसी प्रकार के मंदिर देखने को मिलते हैं। ऑल्सो लुक एट द इलेबोरेट स्टोन स्कल्पचर यूज्ड टू डेकोरेट द आउटर वॉल्स। और इस फिगर में इतना अच्छा नहीं दिख रहा, अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करें, मे भी कोई अच्छी सी वीडियो हो, आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि ये जो दीवारें भी होती हैं इनपे बहुत प्यारी मूर्तियां और बहुत ही अच्छे तरीके से स्कल्पचर्स का यूज करके ये बनाए जाते हैं मंदिर। साउदर्न इंडिया के मंदिर काफी ज्यादा खूबसूरत होते हैं। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, कृषि और सिंचाई काफी ज्यादा जरूरी है, और हमारे यहाँ अगर हम अपना इतिहास देखें अब भी और पहले से ही चला आ रहा है कि हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा, और बोल सकते हैं कि इकोनॉमी हमारी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती है। अब वो रेशियो हालांकि कम होता जा रहा है, बट स्टार्टिंग से तो हमारा जो मेन इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती आई है। तो चोलास के भी जो इतने बड़े बड़े अचीवमेंट हुए थे वो इसीलिए अचीवमेंट्स हो पाए क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर कुछ नए डेवलपमेंट्स करे थे। अभी हम मैप 2 जब देखेंगे तो यहाँ पर कावेरी के ब्रांचेस को हम देखेंगे। कावेरी के ब्रांचेस का मतलब ये है कि कावेरी नदी आके छोटे छोटे चैनल्स में टूट गई है। बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले कावेरी छोटे छोटे चैनल्स में मिल गई है। जैसे मान लीजिए ये कहीं से कावेरी ऐसे निकलती हुई आ रही है, और ये जो पेपर है मान लो ये है बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल में आने से पहले ये अलग अलग धाराओं में विभाजित हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो इसी को अपन क्या कहते हैं? चैनल्स कहते हैं। स्मॉल चैनल्स मीन्स नदी की छोटी छोटी नदी, बहुत छोटी छोटी नदी। So these channels overflow frequently, depositing fertile soil on their banks. तो ये जो इनके बीच का एरियाज है ना, आसपास का एरिया, ये कैसा होगा? बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा, फर्टाइल होगा, है ना। और यहाँ पर पानी भी मिल रहा है क्योंकि कावेरी नदी भी है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, और स्पेशली राइस का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होगा क्योंकि राइस के लिए मिट्टी भी अच्छी है, और राइस को ज्यादा पानी चाहिए, तो फिर नदी पूरी की पूरी यहीं से बह रही है, तो पानी की कोई कमी होगी ही नहीं। Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th to 6th century that this area was opened up for a large scale cultivation. देखो वैसे तो इस सब की जो एग्रीकल्चर की शुरुआत है तमिलनाडु के और भी हिस्सों में हो चुकी थी, लेकिन ये वो समय है 5th से 6th सेंचुरी का जब लार्ज स्केल कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। बहुत फॉरेस्ट
क्लियर करे गए थे एंड यहाँ पर जमीन को फिर लेबल किया गया था ताकि उस पर फिर एग्रीकल्चर किया जा सके। In the delta region, embankments had to be built to prevent flooding and canals had to be constructed. डेल्टा वाले इलाकों में क्या किया था कि फ्लड को रोकने के लिए embankments बनाए गए थे और छोटी छोटी नहरें बनाई गई थी। अब देखो, सपोज ये जो आपको दिख रही है ये रिवर है, ठीक है। अब कैनल्स क्यों बनाए गए थे? किसी का खेत है यहाँ पर, किसी का खेत है यहाँ पर, नदी को तो उठा के लाएंगे नहीं, तो छोटे छोटे कैनाल्स बना दिए गए थे खुदाई कर करके, जिससे क्या होता था, नदी का पानी खेतों में पहुंच जाता था। कैनाल्स को ही नहर कहा जाता है। बहुत सारे केसेस में पानी को क्रॉप्स तक आर्टिफिशियली भी पहुंचाया जाता था एंड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स वर यूज्ड फॉर इरिगेशन। In some areas, wells were dug. In other places, huge tanks were constructed to collect rainwater. देखो, अलग अलग तरीके से सिंचाई की जाती थी। कहीं पर कुएं खुदवाए जाते थे, कहीं पर बारिश के पानी को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए वो टैंक बनवाए जाते थे। एंड रिमेंबर दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग। समझ रहे हैं, सिंचाई करने के लिए या करवाने के लिए हमें एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत होती है। हमें अपनी लेबर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है एंड मेंटेनिंग दीज वर्क्स एंड डिसाइडिंग ऑन हाउ वाटर इज टू बी शेयर्ड। ये सब भी हमें डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे कैसे पानी को बांटा जाएगा, क्योंकि हर इंसान, हर जीव को पानी की आवश्यकता है। और आप प्रेजेंट डे में भी देखते होंगे, अगर कभी न्यूज सुनते हो कि कावेरी नदी के पानी को लेके ये जो नीचे की 2-3 स्टेट्स हैं, इनमें कई बार लड़ाई भी होती रहती है कि आप ज्यादा पानी यूज कर रहे हो कि हम ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, इस प्रकार का। तो ये करना भी बहुत जरूरी है पानी के मामले में। And most of the new rulers as well as poor people in villages took an active interest in these activities. और बहुत सारे जो राजा थे और जो गांव में रहने वाले व्यक्ति थे, वो बहुत एक्टिव इंटरेस्ट दिखा रहे थे इन सारी एक्टिविटीज में। तो अभी हमने देखा चोलास के बारे में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि चोला के टाइम पे जो ब्रोंज स्कल्पचर बनते थे वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर थे इनकी फाइनेस्ट आर्ट के लिए। एंड उनका ही एक ये एग्जाम्पल है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये मूर्ति ब्रोंज की बनी हुई। अभी हमने इरिगेशन, एग्रीकल्चर के बारे में देखा एंड एक इंट्रोडक्शन देखा था चोलास के बारे में, क्लोजर लुक देखा था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था इस एम्पायर का। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।